सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एमोर मैथमेटिक्स को एंड लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमोर मैथमेटिक्स। एमोर मैथमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। गाइज, हम लोग लूसेंट बुक कर रहे थे। लूसेंट बुक में हम लोग हिस्ट्री कर रहे थे और हिस्ट्री में हम लोगों ने प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट कर लिया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग तुगलक वंश तक कर लिए थे। आज से हम देखेंगे सैयद वंश। लूसेंट बुक कई जितने भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं सब में कारीगर होती है, तो हम केवल इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप जाके उनको देख लेना। एक वीडियो में पूरा आपका प्राचीन भारत का इतिहास है और इसका जो पार्ट है पहला वाला वो आप जाके देख लेना। और आपके पास बुक हो तो आप हाईलाइट कर सकते हो, नहीं हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और बाकी अपना एक नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। सैयद वंश में गई सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन है। तो सैयद वंश का संस्थापक कौन है गई? खिज्र खां। दूसरा है खिज्र खां कौन था? तो आपको याद रखना होगा कि खिज्र खां तैमूर लंग का क्या था? सेनापति था। और भारत से लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान, लाहौर और दीपालपुर का शासक नियुक्त किया था। तो ये तीन बातें थीं। आगे देख लेते हैं। खिज्र खां की मृत्यु कब हुई थी? ये याद रखना, 20 मई 1421 ईस्वी में खिज्र खां की मृत्यु हो गई थी। अब आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? तो ये याद रखना है, अलाउद्दीन आलम शाह। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था। देखो एक चीज़ और भी है, कभी कभी आप लोगों से ये भी पूछ लेता है गाइस कि ये जो है लोदी वंश कितने साल तक है। तो यहाँ पे देखो 75 साल तक लोदी वंश का शासन रहा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आपको यही पूछता है लोदी वंश का संस्थापक कौन है। तो आपको याद रखना है बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो बहलोल लोदी को। क्वेश्चन क्या आएगा? पहला अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय दिल्ली पर किसे दिया जाता है? तो वो दिया जाता है लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? लोदी वंश के ही शासक सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की थी। कब की थी? 1504 ईस्वी में। ठीक है, और सिकंदर लोदी ने भूमि के मापने के लिए एक पैमाने को लाया था, प्रचलित किया था, और उस पैमाने को क्या बोलते हैं? गजे सिकंदरी। तो दो क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि आगरा नगर का निर्माण किसने कराया था? सिकंदर लोदी ने। गजे सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो वो भी सिकंदर लोदी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अगला इससे रिलेटेड पॉइंट है, गुरु लिखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो आपको याद रखना होगा सिकंदर लोदी। ठीक है, सिकंदर लोदी जो है वो गुल रुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखता था। अब देखो आगरा नगर बसाने के साथ साथ सिकंदर लोदी ने आगरा को ही अपनी नई राजधानी बनाया। ठीक है, एक ये पॉइंट आप लोग याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो है लोदी वंश का है वो है इब्राहिम लोदी, क्योंकि यहाँ से एक अलग वंश की स्थापना होगी। पानीपत का प्रथम युद्ध, सबसे पहले तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो इब्राहिम लोदी पराजित भी हो गया और युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा भी गया। बाबर आएगा तो बाबर से अगला राजवंश कौन आ जाएगा? मुगल वंश। अब देखो लोदी वंश का अंतिम शासक आपसे पूछे तो भी आप क्या बताओगे कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, क्योंकि उसी को मार के यहाँ पे किसकी स्थापना होगी? मुगल काल की। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? पंजाब के शासक थे दौलत खां लोदी और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने किसको निमंत्रण भेजा था? बाबर को। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में।
किसकी हार हुई थी? तो इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, बाबर की जीत हुई थी। ये युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1526 ईस्वी में। और बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने भेजा था? तो इनके चाचा आलम खां और पंजाब के शासक दौलत खां लोदी ने इब्राहिम लोदी के खिलाफ इनको भेजा था। अब देखो कुछ इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था। देखो सल्तनत काल, दिल्ली के जितने भी सुल्तान हैं उनको सबको सल्तनत की उपाधि दी गई है। उसका एक रीज़न ये है कि जो सुल्तान की उपाधि जो धारण की जाती थी, जैसे इनमें क्या होता था, खलीफाओं के द्वारा ये मिलता था। और खलीफा कहाँ रहते थे? बगदाद में रहते थे। खलीफा किसे कहा जाता है गाइस? जो पैगंबर मोहम्मद थे उनके जो भी उत्तराधिकारी हैं उनको हम इतिहास में खलीफा के नाम से जानते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी शासन व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है। बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय आमिर जो थे वो प्रभावहीन हो गए थे। ठीक है, अगला पॉइंट है मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वजीर, ठीक है, या उसको हम बोलते थे प्रधानमंत्री, किसका प्रमुख होता था? तो वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। दो तरीके से क्वेश्चन पूछता है कि सल्तनत काल में वजीर किसे बोला जाता था? तो ये आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री, और वो राजस्व विभाग को देखता था। आगे देखते हैं। देखो ये दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए कि दीवान ए खैरात क्या था? तो ये एक प्रकार का दान विभाग था। दीवान ए बंदगाह क्या था? ये एक दास विभाग था। और दीवान ए इस्तिखाक क्या था? तो ये एक पेंशन विभाग था। तो ये आपको याद रखना है कि ये तीनों क्या क्या थे। आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि किस विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी या किस सल्तनत काल में ये हुआ था। ठीक है, देखो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था गाइस? दीवान ए मुस्त खराज, और इसको क्या बोलते हैं? वित्त विभाग। मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनाया था? दीवान ए कोही। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्या था एक्चुअल में? ये एक था कृषि विभाग। बलबन ने क्या बनवाया था? दीवान ए अर्ज, और ये क्या था? एक सैन्य विभाग। फिरोज शाह तुगलक ने क्या बनवाया था? दीवान ए बंदगान, और एक और चीज़ बनाया था दीवान ए खैरात। ठीक है, तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन आपका यही बनता है कि 3-4 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछे गए हैं। दीवान ए कोही, दीवान ए बंदगाह, दीवान ए खैरात। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं कि किसने बनवाया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो जो उस समय सल्तनत काल में कर की कौन कौन सी व्यवस्था लागू थी। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट है उश्र, मुसलमानों से लिया जाना वाले यह एक भूमि कर था। और ये जो हाईलाइटेड है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। खराज, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। मुसलमान के अलावा जितने भी लोग थे जो कृषि कार्य करते थे उनसे जो कर लिया जाता था उसको खराज बोलते थे। जकात, मुसलमानों पर धार्मिक कर, संपत्ति का 40वां हिस्सा लिया जाता था। और देखो ऐसा बोला जाता है कि एक सच्चा मुसलमान आज भी जकात के रूप में कुछ दान गुप्त रूप से करता है, जिसकी अनुमति ये है कि उसके खुद के दूसरे हाथ को भी नहीं पता लगना चाहिए कि उसने कोई दान धर्म किया है। ठीक है, जकात आज भी दी जाती है मुसलमानों पर धार्मिक कर के रूप में। उस समय ये लगाया जाता था, अभी भी बहुत सारे जो सच्चे मुसलमान हैं इस चीज़ का पालन करते हैं। जजिया, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर था। ठीक है, गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर जो लगा था उसको बोलते थे जजिया। एक और कर था उसके बारे में देख लेते। खम्स, खम्स क्या था गाइस? यह लूटे हुए धन था। देखो जब धन को लूटा जाता था तो उसमें उसका कुछ हिस्सा जो सुल्तान होता था उसको दे दिया जाता था, और सुल्तान क्या करता था, बाकी जो बचा हुआ हिस्सा था वो जो लूट के लाए थे उसको उसके बीच में बांट देता था। देखो इसमें बाकी ये सब चीज़ें हैं। खानों अथवा भूमि में गड़े हुए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग था जिस पर सुल्तान का अधिकार था, तब शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों तथा खजाने के प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। परंतु फिरोज तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 हिस्सा स्वयं अपने लिए रखा। सुल्तान सिकंदर लोदी ने गड़े हुए खजानों में से कोई हिस्सा नहीं लिया। इतना सारा आपको नहीं पढ़ना है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको पॉइंट ये है कि खम्स जो है यह लूटे हुए धन पे होता था जिस पे ये लोग करते थे। आगे बढ़ते हैं।
एक क्वेश्चन ये है, सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोला जाता था? उसे ग्राम बोला जाता था। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि एकता प्रथा को समाप्त किसने किया? दो क्वेश्चन बनते हैं कि प्रारंभ किसने किया, समाप्त किसने किया, दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एकता प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? अलाउद्दीन खिलजी को। एकता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि एकता प्रथा की समाप्त किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, और उसको दोबारा शुरुआत किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। देखो, एक क्वेश्चन बनता है कि खालसा भूमि किसे बोलते थे? ठीक है, खालसा भूमि क्या थी या खालसा भूमि किसे बोलते थे? तो आप ये देखना, पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था या खालसा भूमि कहलाती थी। केंद्र से मतलब यह है कि जिसका शासन था, जो भी सल्तनत काल में जो भी सुल्तान राज्य करता था, उसकी जो उसके नियंत्रण में जो भूमि डायरेक्ट नियंत्रण में रहती थी उसे खालसा भूमि बोलते थे। अब देखो, देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। एक क्वेश्चन ये बनता है कि देवल क्या था? देवल एक बंदरगाह था। और एक चीज़ और भी बता दें, ये जो पड़ता था ये बिल्कुल आपके स्टार्टिंग में ये वाले छोर पे पड़ता था, पंजाब वाले पे। ठीक है, और यहाँ से बहुत सारे बंदरगाह भी होते थे और यहाँ से बहुत सारे लोग भारत में प्रवेश भी किए, और देवल बंदरगाह पे बहुत सारा लूट भी होता था। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो पहला है मोहम्मद बिन कासिम है, उसके भारत में आने के ऊपर यहाँ के लूट का एक बहुत ही बड़ा असर था कि यहाँ पे जो लूट हुई थी उसकी वजह से, क्योंकि उसी के जो राजा था उसी की लूट हुई थी। अब हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। अब इससे कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं? विजयनगर साम्राज्य की पहले तो क्वेश्चन ये बनता है कि विजयनगर की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, हरिहर और बूका नाम के दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में। ठीक है, विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि किसके सहयोग से हरिहर और बूका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? एक संत थे, विद्यारण संत। उनके आशीर्वाद प्राप्त करके हरिहर और बूका ने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, जो ये हरिहर और बूका ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी उसे हम किस और राजवंश के नाम से जानते हैं? उसको हम संगम राजवंश के नाम से भी जानते हैं। और संगम राजवंश के नाम से हम क्यों जानते हैं? क्योंकि हरिहर और बूका के जो पिता थे उनका जो संगम नाम था उसी के नाम पर संगम राजवंश की स्थापना हुई थी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है मोस्ट इंपोर्टेंट कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? हम्पी थी। और क्वेश्चन बनता है कि उसकी भाषा क्या थी, राजभाषा? तो वो थी तेलुगु। अब संगम वंश के प्रमुख शासक में देख लेना, हरिहर, बूका प्रथम, हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय और मल्लिकार्जुन। ठीक है, देवराय प्रथम काफ़ी इनमें शक्तिशाली और समृद्ध राजा थे। अब देखो, पहला क्वेश्चन ये बनता है कि निकोलो कांटी किसके साम्राज्य में भारत आया था? तो आपको पता याद रखना चाहिए, देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि निकोलो कांटी किस देश का यात्री था? तो याद रखना, इटली का। एक क्वेश्चन ये भी बनता है, कई बार पूछा जाता है कि निकोलो कांटी कहाँ पर भारत में किस जगह पे आया था यात्रा करते हुए? तो विजयनगर की यात्रा पर वो आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें घुमा घुमा के बनते हैं। संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? वो था देवराय द्वितीय। ठीक है, संगम वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? देवराय द्वितीय। अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि जो प्रसिद्ध तेलुगु कवि थे श्रीनाथ, कुछ दिनों तक देवराय द्वितीय के दरबार में रहे। क्वेश्चन ये बनता है कि देवराय द्वितीय के दरबार में कौन से प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहे थे? तो आपको याद रखना है, श्रीनाथ। एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को जग बेटकर या हाथियों का शिकारी कहा गया है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि किसे एक अभिलेख में जग बेटकर
या हाथियों का शिकारी कहा गया है, तो आपको याद रखना चाहिए देवराय द्वितीय। अब आगे बढ़ते हैं। साल्यू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश सालू वंश की स्थापना की। ठीक है, क्वेश्चन ये बनता है कि साल्यू वंश की स्थापना, पहले तो संगम वंश था, साल्यू वंश की स्थापना, जैसे एक राजवंश के बाद से दूसरा राजवंश, विजयनगर में और भी राजवंश आते जाएंगे, तो साल्यू वंश की स्थापना, पहला क्वेश्चन ये था कि कब की गई थी। तो इनका देखो 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक ये रहे। तो साल्यू वंश की स्थापना, पहला क्वेश्चन ये बनता है किसने की थी, तो नरसिंह ने, साल्लू नरसिंह ने विजयनगर में दूसरे राजवंश साल्लू वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखो साल्यू वंश के बाद से तुलु वंश आ जाएगा। अब क्वेश्चन ये बनता है कि तुलु वंश की स्थापना किसने की थी। देखो दोनों नरसिंह के नाम से है, तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी और साल्यू वंश की स्थापना केवल नरसिंह ने की थी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बनता है तुलु वंश का महान शासक कौन था, कृष्णदेव राय, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कृष्णदेव राय का क्वेश्चन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा बताया था। तो कृष्णदेव राय से क्वेश्चन बन सकता है कि तुलु वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो वो था कृष्णदेव राय। क्वेश्चन ये बन सकता है तुलु वंश की स्थापना किसने की थी, वीर नरसिंह। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना चाहिए कि किसके शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था, तो आपको याद रखना चाहिए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था। उसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। तो ये क्वेश्चन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है कि किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है, तो आपको याद रखना है कृष्णदेव राय के शासनकाल को। अब देखो एक क्वेश्चन ये बनता है कि विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना है कृष्णदेव राय ने करवाया था। विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्णदेव राय ने करवाया था। तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था, सदाशिव, आपको याद रखना चाहिए। राक्षसी तगड़ी या तालीकोटा या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 ईस्वी में हुआ। इसी युद्ध के कारण विजयनगर का पतन हुआ। देखो एक क्वेश्चन आप हमेशा देखने को मिलता है कि विजयनगर का पतन किस युद्ध में हुआ, और आपका नाम आता है तालीकोटा के युद्ध में। ठीक है, बनी हट्टी कभी कभी पूछ लेता है, राशि तगड़ी कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा। तो विजयनगर का पतन किस युद्ध से माना जाता है, तालीकोटा से, और ये हुआ कब था, 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। अब आगे बढ़ते हैं। तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने तिरुमल के सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन करना प्रारंभ किया। विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना किसने की थी, वो थी तिरुमल ने। ठीक है, तिरुमल ने विजयनगर के चौथे राजवंश अराविडु वंश की स्थापना की थी। अराविडु वंश का अंतिम शासक कौन था, रंग तृतीय था। अराविडु शासक वेंकट सेकंड के शासनकाल में ही वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका कि मैसूर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना चाहिए वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। और वो किस अराविडु शासक था वो। ठीक है, अराविडु वंश से ही शासक था, कौन था, वेंकट द्वितीय के शासनकाल में वोडेयार ने यह स्थापना की थी। अब आगे बढ़ते हैं। विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये बनता है, ये एक साथ आप याद रखना, निकोलो कोंटी ये इटली का था और देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। डोमियस पायस ये पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। बारबोसा पुर्तगाल का था, कृष्णदेव राय के शासनकाल में आया था। अब देखो अब्दुल रज्जाक फारस का था और देवराय तृतीय के, इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट में डाल लेना। ठीक है, ये किसके शासनकाल में आया था, देवराय द्वितीय। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर में दास प्रथा प्रचलित थी। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि विजयनगर साम्राज्य में कौन सी प्रथा, दास प्रथा प्रचलित थी, नहीं थी, तो आपको याद रखना चाहिए वहाँ प्रचलित थी। मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। कहाँ पे, विजयनगर साम्राज्य में। अगला है गाइस बहमनी राज्य।
अब देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल यानी कि 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज्य की स्थापना की। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि बहमनी साम्राज्य की या बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना चाहिए हसन गंगू ने की थी। कब की थी? 1347 ईस्वी में। देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बहुत ऐसे उसके अधीन राज्य थे जो खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिए, और जिन जिन लोगों ने स्वतंत्र होकर घोषणा की थी वो अलग अलग राज्य स्वतंत्र राज्य होते चले गए। इसने अपनी राजधानी किसको बनाया था? गुलबर्गा को। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। और इसकी राजभाषा क्या थी? मराठी। तीन चीज़ें आपके इसमें से क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। दूसरा क्वेश्चन, बहमनी राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा। और उसकी राजभाषा क्या थी? वो थी मराठी। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आपको याद रखना कलीम उल्लाह। इसकी मृत्यु के समय बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में बट गया, और जो ये 5 राज्य बटे वो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बीजापुर राज्य में किसका शासन था, तो यूसुफ आदिल शाह का। उसने वंश कौन सा बनाया? आदिल शाही। अहमदनगर में मलिक अहमद निजाम शाही। बरार में फ़तेह उल्लाह इमाद शाही। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाही। और बीदर में आमिर अली बरीद शाही। ठीक है, तो ये 5 जो राज्य टूटे हैं इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना चाहिए बीजापुर, गोलकुंडा और बरार। इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट है पांचों, इससे क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं स्वतंत्र प्रांतीय राज्य। कुछ और भी राज्य थे जो स्वतंत्र थे, उनके बारे में देख लेते हैं। एक स्वतंत्र राज्य था जौनपुर। जौनपुर की स्थापना किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसकी याद में? अपने भाई जौना खां की स्मृति में उन्होंने जौनपुर की स्थापना की थी। ठीक है, सरकी शासक के अंतर्गत विशेषकर इब्राहिम शाही के समय में जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या था इसके ऊपर? हाँ ठीक है, वो सब चीज़ें ये नहीं है किसके याद में की थी। पहले तो मेन क्वेश्चन है जौनपुर की स्थापना किसने की थी, वो इम्पोर्टेंट था। किसकी याद में? जौना खां के उसमें। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि भारत का सिराज किसे कहा जाता है, तो जौनपुर को गई भारत का सिराज के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कश्मीर। देखो ये स्वतंत्र राज्य है। देखो कश्मीर राज्य की स्थापना किसने की थी, तो याद रखना चाहिए सुहादेव नामक एक हिंदू ने 1301 ईस्वी में कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना की। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? शाह मीर था। ठीक है, पहले वहाँ हिंदुओं का राज था, बाद में जो शासक हुआ शाह मीर। अब देखो 1420 ईस्वी में जैन उल आबदीन सिंहासन पर बैठा, और इसे हम एक और नाम से जानते हैं कश्मीर का अकबर। बहुत ही फेमस था जैन उल आबदीन। जैन उल आबदीन फारसी, संस्कृत, कश्मीरी, तिब्बती आदि भाषाओं का ज्ञाता था, और इसने महाभारत और राजतरंगिणी को फारसी में अनुवाद करवाया। ठीक है, और इसे 2-3 चीज़ें हैं जैन उल आबदीन। एक तो क्वेश्चन पूछता है कि कश्मीर का अकबर के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है राजा, तो आपको याद होना चाहिए जैन उल आबदीन। आगे बढ़ते हैं, बंगाल में बात करते हैं गाइस। देखो बख्तियार खिलजी ने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। ठीक है, बख्तियार खिलजी वही है जिसने वो जो विश्वविद्यालय था नालंदा उसको ध्वस्त कर दिया था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया। देखो लखनौती उत्तरी बंगाल, सोनारगांव पूर्वी बंगाल और सतगांव। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछा गया है कि बंगाल राज बनने से, बंगाल जब बना था उसके पहले वहाँ 3 गांव थे, उन 3 गांव के नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये गांव के नाम अभी भी आप याद रखना, एक है लखनौती, दूसरा है सोनारगांव और तीसरा है सतगांव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाप्रभु चैतन्य किसके समकालीन थे? अलाउद्दीन के समकालीन थे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो आपको याद रखना चाहिए नुसरत शाह।
मालवा, देखो मालवा भी एक स्वतंत्र था, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दिलावर खां ने 1401 ईस्वी में मालवा को स्वतंत्र घोषित किया। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना महमूद शाह ने की। ठीक है, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। गुजरात के बारे में देख लेते हैं। गुजरात के शासक राजा कर्ण को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। ठीक है, अलाउद्दीन के टाइम में गुजरात पर इनका कब्जा हुआ सुल्तानों का। अहमद शाह, देखो अहमद शाह ने अशावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नामक नगर बसाया और पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बनता है कि अहमदाबाद नगर किसने बसाया था? तो अहमद शाह ने। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? महमूद बेगड़ा। 1572 ईस्वी में अकबर ने गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। देखो ये जो अकबर था वो राजस्थान गुजरात इधर ही वो रह गया। ठीक है, और इधर ये यूपी इन सब में वो बहुत युद्ध करता रह गया। मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में मेवाड़ के गुहिलौत राजवंश के शासक रत्न सिंह को पराजित कर मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। देखो ये एक राजा रतन सिंह की कहानी आप लोग देखे होंगे पद्मावत मूवी में। ठीक है, इन्हीं की पत्नी जो थी माँ पद्मावत थी और उन्होंने जौहर व्रत किया था और उसी समय अलाउद्दीन खिलजी ने रतन सिंह को पराजित करके मेवाड़ को किस में बना लिया? दिल्ली में। राणा कुंभा काफ़ी फेमस नाम है मेवाड़ का। 1448 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विजय स्तंभ की स्थापना किसने की थी? राजा राणा कुंभा ने। कब की थी? 1448 ईस्वी में। कहाँ की थी? चित्तौड़गढ़ में। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था और इसमें बाबर विजयी हुआ था। 1576 ईस्वी में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध। किसके किसके बीच? राणा प्रताप और अकबर के बीच। इसमें अकबर विजयी हुआ था। मेवाड़ की राजधानी कौन थी? चित्तौड़गढ़ थी। इसमें जितने भी पॉइंट थे सब इम्पोर्टेंट थे। खानवा के युद्ध भी इम्पोर्टेंट था, उसमें दोनों टाइम कि कब हुआ था? 1527 ईस्वी में। किसके किसके बीच? राणा सांगा और बाबर के बीच। कौन जीता? बाबर जीता। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। किसके किसके बीच? राणा सांगा और बाबर अकबर के बीच। कौन विजयी हुआ था? अकबर। राजधानी क्या थी? चित्तौड़गढ़। चलो गाइस, आज हम यहीं तक रखते हैं, चित्तौड़गढ़ तक। अब नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे क्या जो भी होगा हम करेंगे। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना गाइस। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।